नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेवा और सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कड़ियार और देखिए मैं क्रॉनिकल नवंबर माह की ये पतली वाली जो क्रॉनिकल है उसकी मैं सीरीज एक चला रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल के जब ऊपर आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे घटनासार 6 महीने की है, 90% से ज्यादा उसको खत्म किया जा चुका है। जबकि इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर्स के इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो आपकी बुक है एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी उसको भी कवर किया गया है। जबकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर के जो भी आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे यूपीएससी या यूपीपीसीएस बीपीएससी आरएस किसी के भी हों, वो किसी भी कमीशन में पूछे हों स्टेट कमीशन ने, उसको पूरा किया गया है, राइट। और आपको घटनासार मैंने बता दी, एक क्रॉनिकल ऑलरेडी मैं पूरी कर चुका हूँ सितंबर की। ओके अब ये वाला जो टाइम है अक्टूबर की मैंने अभी स्किप की है, इसको जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा अक्टूबर की करा दूंगा। जब तक आपके एग्जाम आएंगे आपको क्रॉनिकल प्लस घटनासार प्लस मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखिए पहले टॉपिक पे मैं आता हूं, मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा आपका। एक राष्ट्र एक चुनाव हाल ही में बहुत ज्यादा भी चर्चा में रही, एक राष्ट्र और एक चुनाव। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी बनाई है, कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ऐसा देखिए इतिहास में बहुत कभी हुआ नहीं है कि किसी कमेटी की अध्यक्षता कोई पूर्व राष्ट्रपति करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति जो पहले रहे रामनाथ कोविंद जी वो ऐसा कर रहे हैं और इसमें 8 सदस्य हैं। एक चीज आप याद रखेंगे, इस समिति की ये घोषणा की गई थी, राइट। तो है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें है क्या कि लोकसभा का जो इलेक्शन होगा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा, उसको एक साथ कराए जाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए जब विचार विमर्श किया जाएगा, अगर ऐसी कोई फाइंडिंग्स ये रिपोर्ट देती है और ऐसी करने की अगर नौबत आती है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है उसको भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक लाइन साफ साफ नीचे यहाँ पे लिखी हुई है कि जब एक राष्ट्र, अब ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो 368 से करना पड़ेगा या साधारण तरीके से करना पड़ेगा। दो तरीके से होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, एक 368 से होगा, एक साधारण तरीके से बहुत नॉर्मली तरीके से कर दिया जाता है, उसमें 368 के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती। 368 में जब करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो देखिए विशेष बहुमत है उससे कर दिया जाता है, यानी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग इस समय प्रेजेंट हैं सदन के अंदर और उनकी वोटिंग होती है, प्लस जो लोग प्रेजेंट हैं टोटल सदन जो होता है उसकी जो बहुमत होता है उसमें 50% से ज्यादा सीमा। ये तो एक क्लॉज है। सेकंड क्लॉज में ये है कुछ चीजों का ऐसे किया जाता है जो अन्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें ये वाला एरिया जो होता है ये तो होता ही, प्लस इसके साथ में एक 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है। तो इसमें यही सब बातें लिखी गई हैं कि फाइंडिंग्स करना है, कैसे कैसे किया जाएगा, ये समिति ऐसी जांच करेगी। और इसमें ये भी लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि चुनाव जो इसके लिए संविधान संशोधन है तो राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी या नहीं, ऐसी फाइंडिंग देगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि राज्यों के समर्थन की आवश्यकता भी होगी 50% से ज्यादा। आर्टिकल 368 भाग 20वें में मिलता है आपको, ठीक है। मैंने ये सब चीजें आपको कराई हैं इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक, राइट। अब इसकी ये पहली बैठक इसकी दिल्ली में हुई इतनी तारीख को, 23 सितंबर 2023। ये तो कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इसकी जो अध्यक्षता है, जो कोविंद साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, पैनल ने सुझाव देने के लिए एक विधि आयोग और राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे आ गया विधि आयोग। अगर आप परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप परिचित नहीं हैं तो विधि आयोग के बारे में मैं बता देता हूँ। विधि आयोग देखिए दो जगह आपको देखने को मिलते हैं, एक तो देश की आजादी से पहले, एक तो देश की आजादी के बाद। एक बात, विधि आयोग क्या होते हैं या क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ऐसा लिखा गया है क्या कि कहीं पे विधि आयोग होगा या नहीं होगा? तो आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि विधि आयोग कोई होगा। ये केवल सरकार एक कार्यकारी आदेश से इसको बनाती है, ना तो ये संवैधानिक है ना तो वैधानिक है। संवैधानिक का मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है, वैधानिक का मतलब किसी विधान से बनाया गया, किसी एक्ट से बनाया गया। तो ये दोनों तरीके से नहीं बनाया जाता। एक कार्यकारी आदेश होता है, एक प्रपत्र जारी किया जाता है जिससे ये बन जाता है, ठीक। अब आजादी से पहले आपने पढ़ा होगा, पहला विधि आयोग मॉडर्न हिस्ट्री में 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना, जिससे दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी बनी। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सब चीजें बता दूंगा। तो देश की आजादी से पहले 4 बार विधि आयोग बना। एक तो 1834 में बना,
ठीक, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। फिर एक बनता है 1853 में, फिर बनता है 61 में आई गेस, इसको देख लेना, वैसे 61 में बनता है, और लास्ट विधि आयोग बनता है 79 में, 1879 में। ठीक, फिर देश आजाद हो गया, फिर दोबारा से डिमांड होने लगी कि विधि आयोग बनना चाहिए। अच्छा, विधि आयोग का काम क्या होता है? तो ये कानून मंत्रालय को अपनी फाइंडिंग्स देता है, मतलब उनको सुझाव देने के लिए ऐसा विधि आयोग बनाया जाता है। विधि आयोग आया क्या, तो मैं इस बता दे रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कई जगह पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अभी तक देखिए, सबसे पहला आजादी के बाद में सबसे पहला विधि आयोग बना था 1955 में, याद रखना 1955 में बना था। MC सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी तक टोटल बन चुके हैं 21 विधि आयोग, और 22वें विधि आयोग की स्थापना गठन को मंजूरी दे दी गई थी 2020 में। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, आप याद रखना इसको। ठीक, चलिए, इसमें देखिए लिखा है 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग की एक मसौदा रिपोर्ट में एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश की गई है। बहुत देखिए सेंसिटिव विषय है, बहुत लोग इसकी विरोध भी कर रहे हैं, बहुत लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप खुद से सोचें कि क्या है, ठीक, विरोध होना चाहिए या नहीं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। एक सेकेंड, बात केवल इतनी सी है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। शुरुआत किसने की, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा कि कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरुआत की, और स्किल इंडिया डिजिटल यानी SID का शुभारंभ किया गया। SID के बारे में छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये एक ऐसा अत्याधुनिक मंच है जहां पे कौशल विकास से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की गई है। और इसमें कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका उद्घाटन कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। तो जब नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर देंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स हो ही जाएगा। ठीक, 2023 इंटरनेशनल है, यहाँ पे याद रखना इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल ये देखिए लिखा हुआ है इंटरनेशनल, इसलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब यहाँ पे इसका कब किया गया शुभारंभ, तो 23-24 सितंबर को नई दिल्ली में। ठीक, और भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक, और सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत कुछ खास नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझनी है, पढ़नी है, तो पॉज करके पढ़िए। एक फिर देखिए अगला टॉपिक आ गया DAC बहुत इंपॉर्टेंट है। DAC होती क्या है, तो DAC है डिफेंस एक्विजिशन कमेटी। डिफेंस एक्विजिशन कमेटी क्या होती है, तो इसका देखिए बेसिकली काम ये होता है कि जो रक्षा खरीद होती है, कोई उपकरण खरीदे जाएंगे, कोई चीज खरीदी जाएगी, उस पे ये अपनी फाइंडिंग्स देगी। ये यही अल्टीमेटली बताती है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। ठीक, तो DAC को हेड कौन करता है, तो हमेशा डिफेंस मिनिस्टर ऐसा होता है, वही इसका चेयरमैन होता है, वही इसको हेड करता है। और डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है, या डिफेंस कि 3 संस्थाएं हैं, 3 क्या मैं 4 बोलूंगा, जिसमें नेवी है, एयरफोर्स है, और आपकी मिलिट्री है। इसके बाद में जो कोस्ट गार्ड होते हैं, उनके लिए भी जो रक्षा खरीदें होती हैं, उसके लिए हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, आप हमेशा याद रखना। और देखिए इसकी बात की गई है, और उसमें इसका जो बजट है इस बार है 45,000 करोड़। अब ये 45,000 करोड़ का जो बजट है, आप इसमें ये देख के बताएं, ये इसमें 9, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 9 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब इसमें कौन कौन से हैं, ये देखिए लिखे हुए हैं, ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। HAL हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, उससे 12 सुखोई 30 MKI मांगे गए हैं, वो बना के ये देगा। और इसमें ध्रुवास्त्र मिसाइल मांगी गई है। ध्रुवास्त्र मिसाइल क्या है, ध्रुवास्त्र मिसाइल ऐसी है जो कम दूरी की हवा से सतह पर मार करती है, कम दूरी की है। ठीक, इसके बाद में डॉर्नियर विमान मांगे गए हैं। ठीक, डॉर्नियर विमान। ठीक, और क्या क्या मांगा गया है, आर्टिलरी गन्स मांगी गई हैं, और है क्या, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बख्तरबंद गाड़ियां मांगी गई हैं। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप चले आइए, सुखोई मांगा गया है, डॉर्नियर विमान मांगा गया है, और ध्रुवास्त्र मिसाइल आपसे हो सकता है कभी पूछ दी जाए कि हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवास्त्र मिसाइल किस तरीके की है, या आपसे पूछ लिया जाएगा मैक 3 की है, मैक 2 की है, ये तो इसकी मान लीजिए स्पीड हो गई। इसके बाद हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है या ये गाइडेड मिसाइल है, तो क्या है, ऑफ कोर्स ये गाइडेड मिसाइल है। निर्देशित हथियार लिखा है, निर्देशित हथियार मतलब जिसपे कोड लॉन्च करके छोड़ दिया जाता है और ये जाके वहीं पे लड़ेगी जाके। ठीक, तो इतनी चीजें हो गई, राइट। अच्छा, और क्या था, रक्षा की बात हो रही है, तो रक्षा के चलिए थोड़ी सी मैं बात बता दूं। वर्ल्ड में रक्षा बजट में इंडिया आता है तीसरे नंबर पे। नंबर 1 पे है लगभग आपको देखने को मिलेगा यूएसए का रक्षा बजट आपको लगभग
750 के आसपास मिलेगा या 760 बिलियन डॉलर के आसपास मिलता है, जबकि दूसरे नंबर पे आता है चाइना जो आपको 250-60 के आसपास मिलता है। आई थिंक जो यूएसए है वो 230 के आसपास मिलेगा, अभी बढ़ा नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले इसको चेक किया था। तो याद रखना है इसको, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। इंडिया का आता है 71 के आसपास। और देखिए 2023-24 में रक्षा बजट बढ़ा भी दिया गया था। जब मैं बजट पढ़ रहा था, मैंने बजट पढ़ाया था, ऑफ कोर्स इस चैनल पे नहीं पढ़ाया था, बट मैंने जहां भी पढ़ाया था वहां मैंने उसको बताया था कि रक्षा बजट तो था, इस बार बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? देखिए चाइना वाइना आसपास सब जुटा रहता है, नई नई नौटंकियां रोज रोज आती रहती हैं, तो देश सुरक्षित रहे इसलिए रक्षा बजट बढ़ाया गया। और इस बार का रक्षा बजट था 5.94 लाख करोड़ का, ठीक, करोड़ का। इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई थी? तो लगभग 13% के आसपास इसकी बढ़ोतरी की गई थी 2022-23 के बजट से लेके इससे 23-24 में, ठीक। अगला देखिए काम है, इंपॉर्टेंट है। कृषि के संबंध में 3 पहलों की शुरुआत की गई है। 3 पहलों के नाम आपको पता होने चाहिए, और क्या क्या छोटी छोटी चीजें देखिए पता होनी चाहिए। बहुत कोई तूफान चीजें आपको पता हो ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। 3 पहल है। 3 पहल की शुरुआत किसने की है? तो देखिए पहल की शुरुआत केंद्र सरकार ने की, और इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया था, ठीक, इसका अनावरण किया था। ये 3 पहले हैं क्या? ये देखिए, किसान ऋण पोर्टल, जिसको KRP, किसान ऋण पोर्टल, के से किसान, आर से ऋण, पी से पोर्टल, हिंदी में लिख दिया गया। दूसरा है डोर टू डोर KCC अभियान, KCC होता है किसान क्रेडिट कार्ड। और तीसरा है मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम। अब इसको मैं समझा देता हूँ, लिखी तो बहुत सारी चीजें होंगी, जटिल भाषा भी रहती है, अब कई बार समझने में दिक्कत होती है। तो किसान ऋण पोर्टल ऐसा है कि किसानों को ऋण देने के लिए बहुत आसानी से उनको ऋण मिल जाए, बहुत आसानी से। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बैंक जाते हैं ऋण लेने, किसान को जाते हैं, तो उनको बहुत सारी योजनाएं उल्टी सीधी बता देते हैं, बैंक वाले कई बार लोन देने से मना कर देते हैं। तो ये सब चीजें ना हो, इसको बहुत सरल बनाने के लिए किसान ऋण पोर्टल, एक पोर्टल ही सीधे बना गया। आप इस पोर्टल पे आप जाइए, उस पर अपनी क्वेरीज डालिए, और वहां से ऋण के लिए आपको चीजें आसान हो जाएंगी वहां से। दूसरा है डोर टू डोर KCC अभियान। KCC होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी व्यवस्था 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था लॉन्च की थी कि एक कार्ड बनाया गया किसानों के लिए, जिससे उनको अपनी फसल के लिए लोन मिल सके, लोन मिल सके फसल के लिए। ये दरअसल जो फसल के लिए जो लोन होता है, ये कम अवधि का लोन होता है, कम अवधि का लोन होता है। दूसरा, बहुत कम ब्याज दर होती है, ब्याज दर, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आपको इसका बहुत कम मिलेगा, 2-3% के आसपास इसका कुछ होता है। अगर आप टाइम टू टाइम ब्याज देते भी रहते हैं, तो फिर इसमें आपको और ज्यादा लाभ उसमें मिल जाता है। उसका आपको जो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको और कम कर दिया जाता है, ठीक। तो आप याद रखेंगे 1998 में ये योजना चालू की गई थी। कई बार पूछा गया है स्टेट PCS में, अलग अलग जगह, छोटे छोटे एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया गया, तो आप याद रखेंगे 1998 में, ठीक। और किसान क्रेडिट कार्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि इसमें आपको लोन मिल सकता है मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक, ठीक। और जैसे कि ब्याज दर बहुत कम होगी, ये तो मैंने बता दिया आपको। और क्या मुझे याद आ रहा, और लगभग 1.5 लाख या 1.6 लाख रुपए तक इसमें, जो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कोलेटरल नहीं चाहिए। कोलेटरल का मतलब सिक्योरिटी, ठीक, आप सीधे सीधे लोन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, विंड्स, ये लॉन्च किया गया मैनुअल। इसका मतलब ये है कि जो किसान कृषि करते हैं उनको मौसम की प्रॉपर सूचना मिलती रहे, जिसमें उनका कृषि प्रबंधन हो सके। कृषि प्रबंधन का मतलब ये है, अगर बरसात होने वाली है और मान लीजिए अगर ऐसी कोई मौसम विज्ञान अगर ऐसा कुछ बता रहा है कि बहुत बरसात होगी इस बार, तो ऐसी कोई फसलें ना करें जिससे फसलों को बरसात से नुकसान होता हो, ठीक। और या फिर ऐसी ऐसी सारी बहुत सारी चीजें, या कोई चक्रवात आ रहा है, तो कोई तूफान आ रहा है, कोई सूखा पड़ने वाला है, तो ये सब चीजें आपको बताते रहेंगे। अगला हमारा देखिए पॉइंट है सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आप लिख देंगे सुपर इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, जो आप इंपॉर्टेंट बोलते हैं क्या वो सच में इंपॉर्टेंट होता है? तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाने से पहले ही ये बातें बहुत सारी डिस्कस की थी। आपको प्रॉपर मैंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के मैंने ये बताया आपको कि देखिए, जो लोग नए हैं वो अक्सर ऐसा सवाल करते हैं, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो ऐसा सवाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2-3 साल के मैंने यूपी PCS के और अन्य पेपर्स भी मैंने दिखाए, उसमें मैंने एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन की मैंने एनालिसिस आपके सामने की कि देखिए ऐसा से ऐसा होता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो अब तक आप समझ चुके हैं, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो, ठीक। और इससे होता क्या कि करंट अफेयर्स बहुत ब्रॉड है, आपको मार्केट में 40-50 मैगजीन्स मिलती हैं देखने को। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे
तो 10 साल आप करंट अफेयर्स पढ़े 1 साल का, फिर भी आप कई बार मतलब 100% क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अगर करंट अफेयर्स को आप 3 महीने पढ़ लो, 2 महीने पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, जो मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे ही करते हुए पढ़ लो, तो आप हो सकता है कि 95% से ज्यादा आपकी सही एक्यूरेसी रहे। ठीक, इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये मैं बताता हूँ। देखिए एक तो इसमें लिखने वाली चीज है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसमें लिखने वाली चीजें। तो देखिए होता ये है कि एक तो जैसे राज्यसभा हो गई, राज्यसभा में एक सभापति होता है, और सभापति कौन होता है ये आपको पता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभापति होता है। ठीक, इसके बाद में एक होता है आपका उपसभापति, ठीक, जो आपका यहीं से लिया जाएगा। दूसरी बार में एक और चीज आती है इसमें कि जो उपसभापति के बाद में एक पैनल बनाया जाता है उपाध्यक्ष लोगों का। अब ये उपाध्यक्ष लोगों का पैनल क्या है, देखिए जिस समय पे सभापति नहीं होगा सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और उपसभापति नहीं होगा, तो इन्हीं उपाध्यक्ष के पैनल से एक व्यक्ति उठाकर बनाया जाता है सभापति। सभापति बनाया नहीं जाता है, दरअसल वो सभापति के तरीके से काम करता है और उसको वही सारी भत्ते, वही सारे पैसे और वही सारा ऑफिस, सब स्टाफ, सब उसको वही मिलता है जो सभापति को मिलता है। राइट, ओके। अब देखिए मान लीजिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक सवाल मैं आपसे, चलिए मैं पहले इसको ये बताता हूं, फिर मैं आपसे सवाल पे आऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या है, नई घोषणा इसमें क्या है, जो उपाध्यक्षों का जो पैनल बनाया गया है उसमें अभी 2 बार से ये ऐसा हुआ है, इसका पुनर्गठन अभी किया गया है। इससे पहले भी जो ये सिस्टम था वहां पे आपने करंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि 50% महिलाओं को उपाध्यक्ष के पैनल में नियुक्ति दी गई है। 50% मतलब 4 महिलाओं को। टोटल पैनल में सदस्य होते थे 8 में से 4 महिलाएं होंगी। ठीक, इससे पहले जो मैंने आपको करंट अफेयर्स से पढ़ाया था तो मैंने उसमें नाम भी बताया था, पीटी उषा का उसमें नाम था, एस फोंगनोन कोन्याक का नाम था, और मुझे याद आ रहा फौजिया खान का नाम था, और सुल्ता देव का नाम था। हाँ, सुल्तान, ये 4 नाम आपको देखने को मिले थे। अभी इसका पुनर्गठन कर दिया, इसमें महिलाओं के नाम बदल गए हैं। महिलाओं के नाम कौन कौन से बदले हैं ये देखिए, महिलाओं के नाम इसमें देखिए नीचे लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है कांता करदम, दूसरे नंबर पर सुमित्रा वाल्मीकि, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, और बीजू जनता दल की एक सांसद है ममता मोहंता। इन लोगों को पैनल में लेके आया गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि राज्यसभा में अगर सभापति जो है और उपसभापति है वो दोनों ही नहीं है उस समय, और मतलब अनुपस्थित हैं, तो उसकी अध्यक्षता इन्हीं जो पैनल बनाया गया है उसमें से कोई एक सदस्य उठ के करेगा। ठीक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए दोनों पद ही खाली हैं। ओके, दोनों पद खाली हैं। राज्यसभा में एक सभापति का पद खाली है, एक उपसभापति, दोनों का ही पद खाली है। अब जो ये पैनल बना हुआ है, मान लीजिए अगर ये पैनल बना हुआ है, तो क्या इस पैनल के लोग जो हैं वो राज्यसभा में उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं? आप ये जवाब देंगे, मैं इसको बता ही देता हूं, क्यों आप परेशान होंगे, नहीं तो ढूंढेंगे, मिलेगा आके नहीं है, बुक्स में भी नहीं मिलेगा, आप लक्ष्मीकांत पलट लेंगे उसमें भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए होता ये है, अगर ये लोग अनुपस्थित हैं तो इसमें से कोई एक आदमी उठ के अध्यक्षता करेगा। ठीक, मतलब उसको हेड करेगा। लेकिन अगर ये दोनों पद खाली हैं सभापति के उपसभापति के, अगर खाली हैं तो इनमें से कोई भी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति ये तय करेगा सदन के बीच से एक व्यक्ति को कि ये इस समय इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है ये। अगर कभी यूपीएससी में ऐसे सवाल यूपीएससी में उठ के आएंगे, और अगर आप मेरे साथ पॉलिटी नहीं पढ़ना तो पढ़ें जाके, आपको एक नया नजरिया उसमें देखने को मिलेगा। ठीक, और इसके बाद में कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद हैं, आम आदमी पार्टी के हैं नारायण दास गुप्ता, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के शांतु सेन है। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, महिलाओं के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसीलिए ये करंट की न्यूज बनी क्योंकि महिलाओं के नाम इसमें आए। ठीक, सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करने के पात्र होते हैं। लेकिन इसमें अगला पॉइंट नहीं बना है, लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति वाली बात हो गई। अगर मान लीजिए पद ही खाली हैं तो कौन कौन अध्यक्षता करेगा? तो मैंने बताया राष्ट्रपति ऐसे एक व्यक्ति को चुनेगा राज्यसभा से जो उसकी अध्यक्षता करेगा, तब ये लोग नहीं कर सकते हैं, आप याद रखेंगे। चलिए अगला है, रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब देखिए रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल, अब ये मिसाइल कैसी है? मिसाइल आप याद रखेंगे, मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल की एक श्रेणी, मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल की तरीके से ये मिसाइल है, थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है ये मैं आगे बताता हूँ।
ठीक, इसको डिप्लॉय कहाँ किया जाएगा? इसको डिप्लॉय किया जाएगा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चाइना की सीमा से लगती हुई, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान की सीमा से लगती हुई, यहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इसको विकसित किया है DRDO ने, भारतीय रक्षा अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान बोलेंगे या फिर भारत मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, DRDO ने इसके किए। और ये क्या है, प्रलय मिसाइल की विशेषताएं इसमें कुछ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल तो देखिए एक वो है जो देखिए यहां से उठेगी, यहां से किसी पॉइंट से यहां किसी पॉइंट पर ऐसे करके जाएगी, ऐसे गिरेगी, ठीक। अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक इंटरनेशनल संधि है, उसका नाम बताइए, ठीक। इंडिया उसमें है, कब से है बताएंगे। चलो इसमें सफल करने में, और इस प्रलय जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसके बारे में पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। हाल ही में चर्चा में रही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषताएं आप बताइए, ठीक। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक, इसका वजन पूछा नहीं जाता है, और इसमें टेक्नोलॉजी है ये सब नहीं पूछी जाती है। आप डिफेंस से नहीं आते हैं ना, कभी पेपर में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं बदतमीजी वाली, ठीक। बेसिक चीजें आपसे जरूर पूछी जाती हैं, पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, आप इसके लिए टोटल आजाद हैं। दूसरी चीज है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक है ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आपने हमेशा नाम सुना होगा। आप मुझे बताएं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कितनी दूरी के मारी क्षमता से अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको ICBM की श्रेणी में डाल दिया जाता है? आंसर मैं चलो आपको अभी बताता हूं, जब 5500 किलोमीटर से जब ज्यादा हो जाती है तो उसको ICBM की श्रेणी में डाल दिया जाता है, राइट। चलिए अब आ जाता हूं अगले पॉइंट पे। DMRC और बेल के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ है। DMRC है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, और बेल है कौन सा? बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो एक देखिए यहाँ पे लिखा है स्वदेश संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली बनाएंगे जिसका नाम है ICVTC, ठीक। बस इसमें इतना है, इसमें और दुनिया की चीजें मत आप पढ़िए, बनाएंगे, जब बनेगी तब बात होगी इसकी, ठीक, और कुछ नहीं है। एक देखिए इंपॉर्टेंट पोर्टल की यहाँ पे बात हो रही है, भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल। अब इसमें है क्या क्या देखिए, G20 शिखर सम्मेलन की बात, G20 शिखर सम्मेलन के पहले की बात है, एक मेगा प्रदर्शनी और संस्कृति मंत्रालय एक मेगा प्रदर्शनी इसने लॉन्च किया था, एक पोर्टल का नाम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक। इसमें है क्या क्या, इसमें नई चीज क्या है, तो इसमें देखिए इस पोर्टल में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सामग्री प्रदर्शित करता है। इस यहाँ पे लिखा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं लिखा है, कहीं कहीं पे नाम आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। सिंधु सरस्वती नदी वहीं पे बहती थी, फिर विलीन हो गई, मिली नहीं ढूंढे, ठीक। तो ऐसा माना जाता है हरियाणा में सिंधु घाटी सॉरी ये आपकी सरस्वती नदी बहती थी। इससे लेके 2019 तक 7000 वर्षों के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित किया है, ठीक। और इसमें 16 अलग अलग भाषाओं में इसकी वो है, इसकी साइट ये है, बस इतना याद रखना बस। है आगे, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है तो 3700 करोड़ रुपए की मंजूरी, कोई बहुत खास नहीं है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस जो है उसके लिए 3700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, वित्त पोषण किया गया है, ठीक। इसमें टारगेट यह है कि 2030-31 तक 4000 मेगावाट की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। और इसमें आपको देखिए पता चलेगा, इसका मुख्यतः उद्देश्य यह है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है और जो अक्षय ऊर्जा है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा को, देश उस दिशा में बढ़ रहा है। इंडियन चलो उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेक्चर लंबा होता है फिर बहुत। हिमाचल और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास है तो वित्तीय मंजूरी, बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जरूरी है कि केंद्र सरकार ने ऐसी वित्तीय जो मंजूरी दी है औद्योगिक विकास हेतु, क्यों दी है, क्योंकि देखिए ये एक हिली एरिया है, ये माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री जल्दी जाना चाहती नहीं है। केवल आपको यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, जैसे फार्मा की इंडस्ट्री, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में अगर बद्दी और सोलन वाले एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको दुनिया भर की फार्मा की जितनी भी कंपनियां हैं, वो बहुत सारी कंपनियां वहां आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो यहाँ क्योंकि वो एरिया ठंडा है, वहां पे काम करना आसान है, फार्मास के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए ऐसे कम टेम्परेचर में रहना, एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वो वहां पे जाती है, अन्य कुछ जाती नहीं, क्योंकि देखिए मोबिलिटी बहुत आसान नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान नहीं होता है, ये सब बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए कोई जाता नहीं है। तो इसको हमेशा गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि यहाँ से लोग पलायन करते हैं काम करने के लिए इंडस्ट्रीज से बाहर, ठीक, इसलिए ये मंजूरी दे दी गई। कुछ ऐसे परिव्यय के रुपए की बात की गई है, जैसे वित्तीय परिवर्तन जो IDS है उसमें 131 करोड़, कोई ऐसा बहुत बड़ा बजट भी नहीं है,
ठीक, तो बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, याद रखना हिमाचल और उत्तराखंड के औद्योगिक विकास हेतु अप्रैल 2016 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी थी। ठीक, और कोई चीज नहीं थी इसमें। दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु अमेजन का 5 राज्यों के साथ समझौता हुआ है। अब इसमें आप जैसे ही कभी ऐसे क्वेश्चन देखें, हमेशा ये ढूंढें क्या इसमें उत्तर प्रदेश आता है। अगर आप जिस स्टेट का आप एग्जाम देते हैं, सबसे पहले ये ढूंढें कि अगर ऐसा कुछ आता है। देखिए, जिनका भी आया है इसमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना इसको। ठीक, इसमें मेनली है अमेजन इंडिया जो रोजगार पा सकते हैं ऐसे विकलांग व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, कार्यबल उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए 5 राज्य सरकारों के साथ समझौता किया, और उसको कुछ नहीं है। जो दिव्यांग लोगों को रोजगार मिले, ऐसी अमेजन इंडिया की ऐसी पहल है। आयुष्मान भव अभियान। अब देखिए, इस जब ऐसी भी कभी भी ऐसी आप चीजें पढ़ें तो हमेशा एक चीज याद रखें, इनमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। आयुष्मान भव अभियान, हमेशा याद रखें कि ये अभियान किस लिए चलाया गया, किस मंत्रालय का है, इसके टारगेट्स क्या हैं, इतनी चीज याद रखें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये अभियान चलाया गया। एक राष्ट्रव्यापी अभियान सेवा पहल है, स्वास्थ्य सेवा पहल, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, यानी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज है। ठीक, अब इसका उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मुर्मू जी नहीं करती तो कोई ऐसा कोई खास नहीं था। ठीक, कहां से किया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो गांधीनगर से किया। ठीक, किस तारीख को किया, तो 13 सितंबर को किया। ठीक, और इसमें क्या है कि इस पहल का उद्देश्य देश के हर गांव, देश के हर शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिकतम कवरेज करना है। ठीक, जो सबका ही रहता है। ठीक, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं। इसमें 3 देखिए मेन इसके घटक हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 मत इसको पढ़ा करो, 3.0 पढ़ा करो। और है HWC और CSC में आयुष्मान मिले। और तीसरा है आयुष्मान सभाएं। अब देखिए, कुछ नहीं है कि आयुष्मान आपके द्वार, इसके में ये सब लिखा हुआ PMJAY जो योजना है उसके तरफ नामांकित जो शेष लाभार्थी हैं उनको आयुष्मान कार्ड प्रदान करना है, बस इतना सा, और कुछ नहीं है। सेवाओं को वहां तक पहुंचाना है। अब देखिए, जो इनकी बात की गई है, जो HWC हैं और CSC हैं, ठीक, ये स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होने वाले मेले में बनाए जाएंगे आभा कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड। ठीक, ये सब बनाए जाएंगे। आयुष्मान सभाएं लॉन्च की जाएंगी, इनकी सब बात की गई है। जैसे तपेदिक से लड़ना है, आप मुझे ये ढूंढ के बताएं, टीबी को भारत जो टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य है उसको गूगल करके यहीं पे लिखें, यहाँ पे राइट में लिख लेना, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है ऐसी चीजों की। सिकल सेल अनीमिया वाली, ये भी मैंने आपको बताई थी, RBC से संबंधित एक रोग है। अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीजें पता होंगी। ठीक, टीबी के बारे में आप ऐसे चीजें आपको बताऊंगी। ठीक, ये सब चीजें। अगले पॉइंट पे मैं चलता हूँ। राइट, विश्व की पहली 100, ये देखिए ऐसी बकवास चीजें, खूब बकवास तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ऐसी चीजों से एग्जाम को पता नहीं क्यों इतना लगाव रहता है। स्टेट PCS और आरओ में आप ऐसा एग्जाम हो सकता है कि ये वाला देख सकते हैं। ठीक, तो 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की, विश्व की पहली। ठीक, अब देखिए, जो इंडिया में पेट्रोल है, ठीक, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है और उसकी अब सीमा हो गई है 20% तक। ठीक, आगे आने वाले समय में एथेनॉल की सीमा और बढ़ेगी। एथेनॉल बनता कैसे है, तो जैसे गन्ने से बनेगा, जैसे आपकी जिससे भी अल्कोहल बनती है उससे एथेनॉल बनता है। एथेनॉल में अगर आप केमिस्ट्री जानते हैं तो पीछे ऑल लगा है, ऑल। ठीक, और पीछे अगर OH लग जाएगा तो अल्कोहल हो जाती है, तो आप याद रखेंगे। ठीक, कि जिससे अल्कोहल बनती है, चाहे वो गन्ना हो, अंगूर हो, और चाहे मक्का हो या अन्य कोई हो, गेहूं हो, किसी भी चीज को फर्मेंट करके बनाया जाएगा तो उससे बनेगा मेथनॉल। 20% की समय सीमा लागू है। जब आप पेट्रोल भराते हैं तो आपको उसमें एथेनॉल मिला हुआ मिलता है 20%। आप हमेशा ये याद रखना, प्रॉपर पेट्रोल नहीं मिलता है। राइट, तो ठीक है, इसमें यह हुआ कि 100% एथेनॉल से ही होगी, और पेट्रोल उसमें कुछ भी नहीं है। तो विश्व की पहली दिल्ली में लॉन्च की है। और ये देखिए, इस कार के बारे में लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने, वाहन की ईंधन दक्षता को सुधार करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ, सरकार के अनुसार 20% इथेनॉल मिश्रण लागू होने से देश के आयात, जो देश में जो आ रहा है पेट्रोल जो आ रहा है, उसमें 35,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने की बचत होगी, लेकिन ये फिगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में ऐसी चीजें आप लिखेंगे तो फिर ठीक है, अच्छा, उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक,
फ्लेक्स फ्यूल क्या होते हैं? तो फ्लेक्स फ्यूल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ईंधन को 20% से अधिक एथेनॉल मिश्रित करके या गैसोलीन मिश्रित करके अनुमति होती है। आप देखिए, अब आपको एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। मान लीजिए कभी हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए फ्लेक्स फ्यूल क्या होते हैं, ठीक, ये आपको साइंस में पूछा जाएगा या एनवायरमेंट ऐसी चीजों में पूछ दिया जाएगा, तो ऐसी चीजें हमेशा याद रखें। ठीक, आगे मैं पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनसीईआरटी है क्या? तो भारत में स्कूली शिक्षा के लिए ये पाठ्यक्रम भी यही बनाएगी, पढ़ने के तरीकों के बारे में यही बताएगी, और सारी नवाचार और सिलेबस बहुत सारी चीजें हैं उनको तैयार करेगी। इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1961 में, 1961 में, और इसने अनौपचारिक सितंबर 1961 से काम करना चालू किया गया। ठीक, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्थित ओपीडी। ओपीडी क्या होती है? जहां पे 10, 20, 25 डॉक्टर बैठ के लोगों को देखते हैं, मरीजों को, वो होती है ओपीडी। आप अस्पतालों में अक्सर देखते होंगे कि ओपीडी ओपीडी लोग बोलते रहते हैं। तो दिल्ली में देखिए एक हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पे एक ओपीडी का उद्घाटन किया गया है जो केवल ट्रांसजेंडर्स को ही समर्थित है। मतलब ट्रांसजेंडर वहां पे जाके अपना इलाज करा सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, जैसे कि हार्मोनिक विश्लेषण है, मुफ्त हार्मोन उपचार है, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक, और कुछ नहीं है। एक अगला पॉइंट है आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण। अब देखिए महेंद्रगिरी मुझे इस समय याद आ गया। एक है प्रोजेक्ट एक है प्रोजेक्ट 75, एक है प्रोजेक्ट 17A, या इसको कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा P17A, प्रोजेक्ट 17 अल्फा इसको बोलेंगे, या प्रोजेक्ट 17। इसके अंदर ये बनाई जा रही है, और इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। जगदीप धनखड़ साहब हैं, उपराष्ट्रपति भारत के, उनकी पत्नी ने इसको मुंबई में इसका जलावतरण किया, और मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये बनाई गई। अब मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड आपको कहाँ मिलेगी? तो मुंबई में मिलेगी। ठीक, अब मुझे एक चीज और भी आप बताएंगे। एक प्रोजेक्ट 75 है, ठीक, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बना रहा था इंडिया, किसके साथ मिलकर? तो फ्रांस के साथ मिलकर। तो उसमें आप बताइए कौन कौन सी बनाएंगे, कितनी बनाएंगी, उनके नाम क्या क्या हैं, आखिरी कौन सी बची है जिसका अभी जलावतरण नहीं प्रॉपर किया गया। ठीक, आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया, नौसेना का युद्धपोत है, फ्रिगेट है। ठीक, अब इसमें आगे देखता हूँ क्या क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित युद्धपोत है आईएनएस महेंद्रगिरी का 7वां और आखिरी स्टील फ्रिगेट थी, याद रखना 7वां आखिरी थी, इसलिए हो सकता है कि और इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाएगी। ठीक, और इंपॉर्टेंट हो जाए। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप याद रखें और कौन कौन से हैं। तो इसमें 6 और जहाज की बात की गई। पहाड़ों के नाम पे देखिए सब मिल रहे हैं, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और ये विंध्यागिरी, ऐसे नाम पे आपको मिल रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त में कोलकाता में 36 फ्रिगेट जी आईएनएस विंध्यगिरी का जलावतरण किया था। बस इसको कौन कौन बना रहा है? तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर इसको लॉन्च किया गया, 7 जंगी जहाज मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, और अगला नाम है इसमें गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, ठीक, GRSE, इसके द्वारा बनाया गया। अगला देखिए हमारा पॉइंट है सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन। ये देखिए कुछ नहीं है, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं। मैं क्यों 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 बता रहा हूँ। सफदरजंग जो हवाई अड्डा है वहां पे एक उड़ान परिसर का उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया, और नागरिक उड्डयन मंत्री साहब ने किया। तो नागरिक उड्डयन मंत्री आपको पता है कौन है? सिंधिया साहब हैं। ठीक, तो उन्होंने ऐसा किया, और इसमें है कुछ नहीं, केवल जो उड़ेंगे विमान आपके उड़ते रहते हैं उनमें सही सामंजस्य हो और वो सही से काम करें, जो आपस में मतलब कम्युनिकेशन ठीक हो, इसके लिए ये सारी सब चीजें बनाई जा रही हैं, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। उड़ान भवन एक गृह 5 रेटेड इमारत है जो स्थिरता और पर्यावरण अनुकूलों को मतलब देती है। अब मैंने ये आप बताया था ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक, ये मैंने आपको चीज बताई थी, ये क्या होती है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियोस में 3 बार मैं ये बता चुका हूँ। भारत की राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग एजेंसी है, मतलब ये बताया जाता है कौन सी बिल्डिंग है जो ग्रीन बिल्डिंग, एक देखिए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग होती है, GBR रेटिंग, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ आपको कई बार। तो इससे मैं अगर बार बार मतलब 10 बार, देखिए मैं कोई भी चीज हो मैं कम से कम 3 बार तो आपको बताता ही हूँ अगर कहीं पे आती है, चौथी बार भी मैं बता देता हूँ। जब 5वीं 6ठी 7वीं बार जब आने लगती है तो फिर मैं उसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि ठीक है यार बार बार बताने से उसको टाइम अब खराबी होगा ना उस पर। जो पिछले वीडियो में जब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो आप
मतलब आप उसको पढ़ ही लेते हैं, पता है मुझे, ठीक है। तो इसको इसका बस शुभारंभ किया गया था और कुछ नहीं है। देखिए अगला है इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सागर परिक्रमा चरण 8, चरण 8। अब ये सागर परिक्रमा क्या है, अब देखिए इसको मैं आराम से पढ़ता हूँ। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री साहब ने, उन्होंने कन्याकुमारी जिले के थोंगापट्टनम समुद्र पर क्या किया है, सागर परिक्रमा के 8वें चरण को लॉन्च कर दिया, ठीक। जगह आप याद रखना, ठीक। अब सागर परिक्रमा का यह चरण जो है कन्याकुमारी, ये आगे आगे बहुत थुथुकुडी लिखा है, रामनाथपुरम सहित तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों को कवर करेगा। करेगा क्या इसमें, ये देखो इसमें तमिलनाडु के मतलब ये जो जिले हैं, कि देखिए नाम बहुत अजीब गरीब लिखे हैं, बहुत ऐसे नहीं आपको पढ़ना है, ठीक। और बहुत इसमें क्या है, एक इसमें मतलब मोटी मोटी सी मैं आपको बात बताऊं तो एकीकृत समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला इसमें रखी गई है। इसमें ऐसी चीज भी हुई है। पहला चरण देखिए कब लॉन्च किया गया था, तो गुजरात के मांडवी से लॉन्च किया गया था। कहाँ पे, 5 तारीख को, 5/22 को, ठीक। सागर परिक्रमा यात्रा एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र में मछुआरा समुदाय तक पहुंचना है, याद रखना, ठीक, याद रखना, ठीक। ये वाला पॉइंट ज्यादातर याद रखना। अब सागर परिक्रमा आ जाएगा तो आपको कोई वहां पे ऑप्शन डिफेंस से रिलेटेड दे दिया जाएगा, ये वाला ऑप्शन आप याद रखेंगे, ठीक। ये ठीक। और इसमें है क्या, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, और ये है FIDF क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के विभिन्न मछुआरों को, ऐसे माध्यम से मछुआरों के हितधारकों को आर्थिक संभावनाएं बढ़ाते हुए उनके समक्ष चुनौतियों का समाधान करना है, और कुछ नहीं है। याद रखना 8वां चरण था, किससे रिलेटेड है ये याद रखना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक होता है, तो वो उसमें संख्या आपको ज्यादा मिलेगी, 128, 30, 25 के आसपास मिलेगी, लेकिन जब विधेयक है तो 106। अब इसमें है क्या, देखिए लोकसभा में महिलाओं और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। अब देखिए इस बिल में बहुत सारी देखिए चर्चा होती रही है, ये सब बिल हो सकता है आपको याद है, लेकिन मैं बता दूं ऐसा पहला बिल जब बिल आया वास्तविकता में, जब सदन में जब कोई ऐसा बिल पेश किया गया तो 1996 में ऐसा कोई बिल पेश किया गया था, महिला आरक्षण विधेयक, ठीक। और इसको ये जो मोदी सरकार ने जो ये बिल पेश किया है, इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये नाम आप याद रखना, ठीक। एक चीज मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जबकि जो एक्ट है, अधिनियम है, वो कौन सा है, 106 है, याद रखना, ठीक। मान लीजिए अगर ये जो विधेयक था अगर ये एक्ट नहीं बनता, अगर ये पास नहीं होता, तो ये 106वां नहीं हो पाता, फिर ये 105 ही रह जाते इसमें, ठीक। अब क्योंकि बन गया है तो 106 हो गया। इतनी चीज याद रखेंगे। काम ये क्या क्या करेगा, तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% का आरक्षण देगा। अब इसमें 2 चीजें और भी हैं, कुछ प्रावधान है इसमें। इस प्रावधान में देखिए SC और ST जो कम्युनिटी है, इसकी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें OBC महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं की गई है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर OBC को ये आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक। संवैधानिक तौर पर मतलब लोकसभा और मतलब विधानसभाओं में OBC आरक्षण की कोई बात नहीं की गई। जब देश आजाद हुआ उससे पहले देखिए जो इंपीरियल जो काउंसिल थी अंग्रेजों की, उसमें जो आरक्षण दिया जाता था वो धार्मिक आधार पे होता था। उसमें आपको देखने को मिलता था हिंदू मिलते थे, मुस्लिम मिलते थे, बौद्ध, पारसी, ऐसे करके बहुत सारे लोग मिलते थे। जब देश आजाद हुआ तो धार्मिक आधार पर जो चीजें हैं उनको खत्म कर दिया गया, धार्मिक आधार पे, क्योंकि द्वेष ना फैले इसलिए खत्म किया गया। जबकि केवल 2 कम्युनिटी ऐसी थी जिनको ये आरक्षण दिया जाता रहा, वो है SC और ST, राइट। अब चलिए, क्योंकि अब OBC है नहीं तो OBC लगभग इसमें मांग कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर से पढ़े रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं, ठीक। अब इसमें देख लीजिए वर्तमान की स्थिति यह है, वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं जो 15.2% है, और राज्यसभा में 31 महिला सांसद हैं जो 13% के आसपास हैं, ठीक। ये विधेयक के मुख्य इसमें चीजें हैं, इन चीजों को मैं आपको आराम से बता देता हूँ। ये देखिए वही चीजें हैं जो मैं बताता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए यथासंभव 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था ये करता है।
अधिनियम अनुच्छेद 39 AA, ये दिल्ली के संबंध में है, आपको पता है, मैं पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको कभी कभी बताता रहता हूँ। और देखिए 330 से 332 से 334 एक से संबंधित है। अब ये ए क्या क्या है ये मैं बताता हूँ। ये है एससी और एसटी कम्युनिटी का जो ये जो आरक्षण है उससे संबंधित है। मैं इससे लिख रहा हूँ क्या, आरक्षण से ये संबंधित है। तो यहाँ पे ए वाले जो चीजें हैं, ये ए वाली जो चीजें जो है महिलाओं से जोड़ने के लिए इसमें डाल दी गई थी। ठीक, इस अधिनियम में आरक्षण अधिनियम को लागू करने के पश्चात, जनगणना के पश्चात ही ऐसी चीजें प्रभावी हो पाएंगी। देखिए अभी तक का सीन ये है कि जब कोई भी स्कीम लागू की जाती है तो उसके पीछे में आपको पता होना चाहिए कि जनगणना क्या है, मतलब उनकी संख्या क्या है, उसी आधार से चीजें लागू, जैसे देश में आरक्षण लागू है। इससे पहले 2021 में जातीय जनगणना की बात की गई थी, अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है, बट उससे पहले जातीय जनगणना हुई थी 1931 में। ठीक, और सबसे पहले जातीय जनगणना हुई तो 1881 में। ठीक, अंतिम 1931 में अंतिम थी। तो इस समय जितने भी आरक्षण दिए जा रहे हैं 1931 के आधार पर दिए जा रहे हैं। अक्सर जो समुदाय हैं वो अक्सर ऐसी मांग किया करते हैं कि जो इस समय कास्ट सेंसस हो जाने चाहिए। ठीक, अब ये देखिए कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सपोर्ट में है। आप मुझे ये सोच के बताएं कि ये सपोर्ट में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को वैश्विक मान्यता। अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी 10 वर्षों के उल्लेखनीय कार्यकाल के लिए प्रतिष्ठित जो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन है उसको हाल ही में मान्यता इसको मिल गई। ठीक, इंपॉर्टेंट अगर मुझसे पूछें आप क्या क्या है, तो ये वाली जो चीजें हैं, ये जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कहानी है। इसके बाद आप देख लीजिए कि ये क्या है, WFME क्या है, NMC क्या है, आराम से इसमें आप देखिए। ठीक, इसमें और कुछ बहुत खास है नहीं, इंडिया भी अब उसमें शामिल हो गया है। ठीक, इतनी चीजें याद रखें। भारतीय मेडिकल स्नातक अब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट जो ग्रेजुएशन है और मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे, क्योंकि एक्सेप्टेंस मिल गई है। इससे पहले एक्सेप्टेंस थी नहीं। आप अगर यहाँ से MBBS करते हैं या मान लीजिए यहाँ से MD करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने पता नहीं क्या पढ़ाया हो, आप मेरे यहाँ पे दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। ऐसी सारी चीजें चलती रहती हैं। आगामी 10 वर्षों में स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेज को स्वतः ये जो है WFME द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएगी अपने आप। इस समय भारत में 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेज को WFME से मान्यता प्राप्त हो जाएगी इसमें। बस इसमें इतना। अगला देखिए पॉइंट है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चलिए पढ़ ही देता हूँ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या है, मतलब नेशनल मेडिकल जो कमीशन है वो क्या है, भारत का प्रमुख नियामक निकाय है जो चिकित्सा और मेडिकल प्रैक्टिस को निरीक्षण करता है। ठीक, आगे आगे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कभी इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ बनाया गया, तो विशाखापट्टनम में बनाया गया। ठीक, विशाखापट्टनम बंदरगाह के। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़ो, फर्जी की चीजें। आगे बढ़ो। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई। तो किसने जारी की? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कभी कभी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण कल्याण को सुनिश्चित करने केंद्र सरकार ने सरकारों को एडवाइजरी, राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई। तो इनका कल्याण कैसे होगा, कौन कौन चीजें, जैसे LGBTQ है, और इसमें देखिए लिखा LGBTI मुद्दों पर, यहाँ पे Q क्यों नहीं लिखा है, I क्यों लिखा है, मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक। विभिन्न हितधारकों और आयोग के कोर सदस्यों के व्यापक चर्चा के बाद यह परामर्श तैयार किया गया है। और जैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि कृषि भूमि जो है उसके उत्तराधिकार को मिलने की अनुमति मिले। ठीक, इससे पहले ये अनुमति नहीं थी। साथ ही उन्हें बहुउद्देशीय पहचान पत्र भी मिले। ठीक, ऐसी सब बातें इसमें की गई हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण अधिनियम 2019, ये याद रखना कब आया। ठीक, अधिनियम के माध्यम से क्या है, मान्यता और कानूनी वैधता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अधिकार का संरक्षण करना है और उन्हें बनाए भी रखना है। ट्रांसजेंडर में जो परामर्शिका है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शिक्षा, जो स्वास्थ्य देखभाल है, रोजगार है और कल्याण और अन्य सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्रशासन की कार्रवाई के लिए 6 प्रमुख स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बस और कुछ नहीं। फिर आ गया आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए नुआखली आ गया तो कान खड़े हो जाते हैं। नुआखली वही जगह है जब भारत का देश, जब इंडिया आजाद हो रहा था 14 और 15 अगस्त 1947 की रात में। दुनिया के जितने भी पत्रकार थे मैक्सिमम वो इंडिया पे थे, जो
ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी कवरेज मिल रही थी। और एक व्यक्ति जो था, छोटे छोटे नेता जो थे वो सब दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे, बस एक व्यक्ति ऐसा था जो यहाँ नहीं था। उसका नाम कौन था? उसका नाम था महात्मा गांधी। कहाँ थे? तो वो इंडिया और इंडिया में जो दंगे हुए, धार्मिक दंगे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो वहाँ नोआखली में हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। तो यहाँ दिल्ली आने से बेहतर उन्होंने ये समझा कि अब तो देश की आजादी मिल ही गई है, अब नोआखली चला जाए और वहां पे दंगे कंट्रोल किए जाएं। ठीक, तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लोगों ने ऐसा किया है, हर बार लाइमलाइट में रहने के लिए चीजें नहीं हुई हैं, लोगों ने ऐसी अपनी चीजें की हैं। ठीक, तो नोआखली उत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पे? नोआखली उत्सव। यह पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। और बहुत खास चीजें नहीं पढ़नी है, बस इतना पढ़ लो। पश्चिमी उड़ीसा, झारखंड के सिडमेदा जैसे पड़ोसी जिलों में मनाया जाता है। और नोआखली उत्सव से याद रखें, नोआ का अर्थ यहाँ पे नया और खाई का अर्थ भोजन होता है। ठीक, ऐसे नोआखली आप याद रखेंगे, नोआखली क्या होता है। इसका जो है नोआखली का मुख्य आकर्षण क्या है? तो चावल की पहली फसल जिसे नबन्ना के नाम से जाना जाता है, इस उत्सव की केंद्रीय भूमिका होती है। ठीक, और क्या है? आगे बढ़ जाओ, इसमें और कुछ बहुत खास चीज नहीं है। इतनी नोआखली से मुझे चीज याद आ गई तो मैंने बता दी। फड़ीगिरी कलाकृतियां। फड़ीगिरी कलाकृतियां क्या है? तो 200 बीसी की बात कर रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट की बात करें, ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, मतलब 600 साल का ये अंतर है। जो है फड़ीगिरी कलाकृतियां जो है, फनीगिरी कलाकृतियां 1942 में इनको खोजा गया था। वर्तमान न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही हैं। इसमें क्या है? वृक्ष, सर्प और भारत की बौद्ध कला नामक विषय और इन सब चीजों से इसका किया जाएगा। सांप के फन की पहाड़ी जो फड़ीगिरी होती है, तेलंगाना राज्य में एक छोटा सा गांव है। फड़ीगिरी बौद्ध स्थल में इस सहस्त्राब्दी में बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। ठीक, इतना याद रखना। और इसमें कुछ याद रखना, खैर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना थोड़ा सा। ठीक, बस फड़ीगिरी के नाम से कुछ भी आ जाएगा तो आपको पता हो गया फड़ीगिरी क्या है। फड़ीगिरी में ऐसे साक्ष्य मिले जो बुद्ध के देवत्व को दर्शाते हैं। और थोराना के पैनल में महायान हीनयान दो विचारधाराओं को दर्शाता है। महायान हीनयान आप सबको पता होगा, जब बौद्धिज्म, जब बुद्ध साहब नहीं रहे, बुद्ध महात्मा बुद्ध जब नहीं रहे, भगवान बुद्ध कई लोग उनको बोलते हैं, भगवान बुद्ध जब नहीं रहे तो बौद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था हीनयान, एक था महायान। महायान ने क्या किया? बुद्ध कभी अपने आप को भगवान नहीं बोले, लेकिन महायान जो मानने वाले लोग हैं, इन लोगों ने बुद्ध को भगवान बना दिया, इनकी मूर्तियां बना दी और उनकी पूजा करने लगे, बहुत मतलब ईश्वर बना दिया। हीनयान ने उनको ठीक वैसे ही रखा, ठीक जैसा बुद्ध कहते थे। आगे है मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा। बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक लीजिए। अमृत कलश यात्रा, मेरी माटी मेरा देश, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक अभियान की शुरुआत की जा रही थी जिसमें आप एक कलश में आप लोगों के घर घर से आप मिट्टी लेते थे और सोशल मीडिया पे उसकी फोटो वोटो सब इसकी डालते थे। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी। ठीक, और ये अभियान जो था 1 सितंबर को लॉन्च किया गया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रत्येक नागरिक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के भावात्मक रूप से जोड़ना है। इसमें 1 से लेकर 30 सितंबर तक वार्ड के एक बर्तन में एक मिट्टी और अनाज एकत्रित किया जाएगा, जिसको 1 से 13 अक्टूबर तक ब्लॉक के बाद में राज्य स्तर पर इसका पालन। दुनिया की चीजें इसमें लिखी हैं, बस फालतू चीजें, लेकिन फालतू चीजें इसलिए हैं क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। भावात्मक रूप से देखिए, इंसान देश में वैसे ही हर इंसान जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसको सब कलश के लिए ही बहुत जरूरी है। जो देश की जो मिट्टी में पला, देश का जिसने अन्न खाया, वो ऐसा नहीं है कि देश के अगेंस्ट है। ये सब चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार दिखाने के लिए भी होती हैं, लोग ऐसा करते रहते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल चीजों पे नहीं मैं जाना चाहता हूँ, दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं, लेकिन ये सब चीजें खैर है अलग अलग हटो इनसे। खैर, भारत के 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। अब ये वाला पॉइंट तो मैं अच्छे से करा चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया था, मैंने बताया भी था। इसमें है क्या? 2 ग्रुप है, कौन दो? एक तो देखिए शांति निकेतन है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। एक चीज, अब इसको मैं करा ही देता हूँ यहाँ पे, चलो मन तो मेरा छोड़ने का हो रहा था क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुका हूं इसको। शांति निकेतन जो है ये है क्या? तो देखिए विश्व धरोहर जो सूची है, जो उसमें उसकी देखिए 41वीं, भारत की 41वीं, जबकि कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है उसको 42वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो अब टोटल है इस समय 42।
विश्व धरोहर सूची में। ठीक, अब शांति निकेतन लिखा है होयसल मंदिर पवित्र समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के निर्णय पर सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया। बैठक कहाँ हो रही थी यूनेस्को की, कहाँ हो रही थी, तो सऊदी अरब में हो रही थी। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती, कहाँ हो रही थी, ऐसे ही कई बार पूछा भी गया। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर संख्या 42 हो गई है, मैंने बता दिया। इसमें देखिए 2 श्रेणियां होती हैं। ठीक, सांस्कृतिक श्रेणियों में इसमें 34 रहेंगे, प्राकृतिक श्रेणियों में 7 है, और एक मिश्रित श्रेणी भी होती है, उसमें 1 है। आप मुझे ढूंढ के बताएंगे मिश्रित श्रेणी में कौन सी है, कंचनजंगा तो नहीं है क्या, ढूंढ के आप बताएंगे। ठीक, अब चलिए, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन बंगाल का कौन सा है, तीसरा है, याद रखना, पूछा जा सकता है, तीसरा विश्व धरोहर स्थल है। इसकी शुरुआत किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के एक पिता ने की थी, एक आश्रम के तौर पे। पहले फिर इनका ये घर हुआ, घर के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोली गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको सब बताई हैं। 1921 में यहाँ विश्व भारती की स्थापना की गई, जिससे 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया था। ठीक, और क्या है, होयसल के पवित्र मंदिर है। मंदिर की बात है 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। इसमें होयसल साम्राज्य की अद्वितीय वास्तुकला इंफ्रास्ट्रक्चर के बताते हैं, और होयसल के पवित्र मंदिर जो हैं ये वेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। ठीक, अब ये है कहाँ, ये है क्या क्या, तो होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक, होयसल मंदिर जो है वो भारतीय पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारक है। होयसल का पवित्र मंदिर अप्रैल 2014 को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया था। अब ये अस्थायी सूची में शामिल होगा। अगला देखिए है टॉपिक इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल लॉन्च। तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्या किया है, ASI जिसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया, समवेत ऑडिटोरियम और नई दिल्ली के अडॉप्ट हेरिटेज ऐसा वाला कार्यक्रम इन्होंने चालू किया। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम 2017 की शुरुआत में पिछली योजना का नया संस्करण है, जिसमें होता यह है कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व बल और अवशेष अधिनियम 1998 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है, बस पढ़ लो, और कुछ नहीं है। ये पोर्टल आप देख लो, यहाँ पे देखिए लिखा है इंडियन हेरिटेज ऐप और पोर्टल। इस अवसर पर इंडियन हेरिटेज नामक एक मोबाइल ऐप और ई अनुज्ञा पोर्टल लॉन्च किया गया। इंडियन हेरिटेज ऐप जो है भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब जो लोग घूमने आएंगे वो सब इसी पे देख देख के घूमेंगे। ठीक, ई अनुज्ञा पोर्टल क्या करता है, विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करेगा, जिसमें शामिल परिचालन लॉजिस्टिक बाधाओं को हल करेगा। बस इसमें अब चलिए यहाँ तक आज हो गया, आगे लेक्चर में मैं अर्थ की कर दूंगा, जल्दी जल्दी से इसको खत्म करना है। क्रॉनिकल घटनासार मैं ऑलरेडी खत्म कर ही रहा हूँ, 2-3 लेक्चर की बात बची है। इसके बाद में क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल में खत्म कर दूंगा। करंट अफेयर्स आपका पूरा हो गया, इंडियन पॉलिटी अच्छी चल रही है, इंडियन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ज्योग्राफी की मैपिंग के भी मैंने लेक्चर बहुत सारे तैयार कर दिया है, मैं धीरे धीरे उनको अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो बने रहिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने उसका लिंक आपको ऑलरेडी दे रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट वाले, जब आप अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे 2 लिंक आपको देखने मिलेंगे, एक टेलीग्राम का लिंक है, सेकंड व्हाट्सएप का लिंक है। टेलीग्राम में मैं जो भेजूंगा आप वही देख पाएंगे, जबकि व्हाट्सएप में आप लिख भी सकते हैं, अगर कोई चीज आपको लिखनी है बदतमीजीपूर्ण अगर कोई चीज आपने लिखी तो मैं उसको सब जगह जितनी जगह से संभव होगा वहां से ब्लॉक कर दूंगा। बने रहिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना।